हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग देखिए स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के पाठ में शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जैसे विद्युत विभव क्या है या स्थिर विद्युत विभव क्या है, और एक अकेले बिंदु आवेश के उसका भौतिक महत्व हम लोगों ने पढ़ा था कि दो आवेशित वस्तुओं को आप जोड़ते हो या एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ जोड़ते हो तो आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, यह निर्भर करेगा कि उनके विद्युत विभव के मान क्या हैं। जिस वस्तु का विभव अधिक होता है, जो वस्तु उच्च विभव पर होती है, और धनावेश का प्रवाह उस वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादातर घटनाओं में, चालन की घटनाओं में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। धनावेश वास्तव में डायरेक्ट नहीं प्रवाहित होता है। धनावेश के प्रवाह की जो दिशा आप मान रहे हो, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा उसके विपरीत मान लो। तो फिलहाल अभी इतना कि विभव एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु के आवेश के लेवल को, तल को व्यक्त करती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि उस वस्तु को जब हम किसी अन्य वस्तु के साथ संपर्क में लाएंगे तो आवेश का प्रवाह हमारा किधर से किधर को होगा। फिर हाँ, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक बिंदु आवेश हो स्मॉल q, मान लो निर्वात में स्थित है, तो उस बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान, एक सूत्र हम लोगों ने लिखा था कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r होता है। ये सूत्र इसके पहले लिखे थे हम लोग, उस पर एक आधा सवाल लगाए थे। अभी आज हम लोग सबसे पहले तो इस सूत्र का निगमन करेंगे कि ये सूत्र आया कहाँ से था और निगमन कैसे करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी विभव की परिभाषा कि किसी बिंदु P पर विभव का मान अनंत से लेकर के उस बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य बाह्य स्रोत द्वारा, और परीक्षण आवेश पर आवेश कितना है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोगों ने विभव को कार्य बटे आवेश के रूप में परिभाषित किया था। अनंत से P का मतलब अनंत से लेकर आ रहे हैं, बिंदु P तक पहुँचे हैं, उस बिंदु P पर वहाँ तक लाने में जितना हमने कार्य किया है, हमने का मतलब बाह्य स्रोत ने या कर्ता ने, उस किए गए कार्य को आप आवेश की मात्रा, परीक्षण आवेश जो आप लेकर के आ रहे थे, उससे भाग दे दीजिए तो कार्य बटे आवेश से आपको उस बिंदु P पर विभव का मान मिल जाएगा। अब करेंगे कैसे? अगर हम कार्य की गणना कर सकें तो हम विभव का मान निकाल लेंगे। कहाँ से कहाँ तक का? अब उसी स्थिति को हम लोग एक बार फिर से चित्र के रूप में देखते हैं कि एक मान लो ये बिंदु आवेश Q है। अभी हम माध्यम नहीं मान रहे हैं कि निर्वात में ही स्थित है या वायु में स्थित है, और जो भी हमारा अंत में सूत्र आएगा, अभी जैसे इसी में अगर ये के परावैद्युत, ये निर्वात में अगर होता बिंदु तब तो इतना होता, निर्वात के बजाय अगर माध्यम में होता तो यहाँ के से गुणा हो जाता, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो इसलिए अगर हम माध्यम की नहीं भी बात करें तो विद्युत के सूत्रों में अगर हम निर्वात के लिए कुछ निकाल रहे हैं तो जब भी माध्यम की बात होगी आप एप्सिलॉन 0 के साथ के से गुणा कर दीजिएगा, यानी एप्सिलॉन 0 के स्थान पर उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आ जाएगी, और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, तो के यानी परावैद्युतांक से गुणा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी स्थिति क्या है? एक अकेला बिंदु आवेश Q है हमारे पास। इस बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर ये जो बिंदु P है, आवेश से r दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम चाहते हैं कि कितना विभव उत्पन्न हुआ होगा इस आवेश के कारण, वो निकालना चाहते हैं। करेंगे कैसे? उसी तरह आप परिभाषा पे आ जाइए। एक हमारे पास सूक्ष्म परीक्षण आवेश है, नन्हा सा धनावेश है, अनंत पर है पहले, वहाँ पर अनंत पर विभव का मान भी शून्य है। देखिए, अनंत का और पृथ्वी का, इन दो का विभव हम लोग आमतौर पे जब तक अलग से कुछ ना कहा जाए शून्य मानेंगे। तो अनंत पर धन परीक्षण आवेश रखा है, वहाँ से हम लेकर के धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आ रहे हैं, और धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, बहुत तेज नहीं, इतना तेज नहीं कि उसके वेग में परिवर्तन हो, एक नियत वेग से, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर हमारी स्थिति थोड़ा सा जटिल हो जाएगी। तो अभी बाकी डिटेल में जाने के बजाय केवल इतना कि अनंत से हम धीरे धीरे उसको एक नियत वेग से परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हैं इस बिंदु P की ओर। और हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम अनंत से लेकर के उस बिंदु P तक में कितना लाने में उस परीक्षण आवेश को हमने कार्य किया है वो हम निकाल सकें तो हमारा काम हो जाएगा। कार्य कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें बल पता हो जाए और विस्थापन पता हो जाए तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन से हम लोग कार्य निकाल सकते हैं। बल कैसे निकाल सकते हैं और किसके कारण? यह आवेश जो रखा है Q आवेश,
परीक्षण आवेश Q नॉट जब हमारा अनंत से थोड़ा नज़दीक आएगा, अनंत पर हम मान लें कि इसका असर नहीं है, तो अनंत से जब थोड़ा सा नज़दीक आना शुरू होगा यानी इसके क्षेत्र में आएगा, तो यह वाला Q आवेश उस Q नॉट Q0 परीक्षण आवेश पर एक विद्युत बल लगाएगा। अब उस विद्युत बल, मान लो ये अभी अगर धनावेश होता, परीक्षण आवेश भी आपका धनावेश है, तब तो ये परीक्षण आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगाता, और प्रतिकर्षण बल लगाता तो आप फिर भी अगर उसको लेके आना चाह रहे हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा अलग से, फिर आप बल लगा के विस्थापन दोगे उसमें कुछ, तो आपने कुछ बल लगा, और कितना बल लगाओगे, विस्थापित होने के लिए कम से कम उतना बल तो लगाना ही होगा जितने बल से वो मना कर रहा था। तो और ये बल हमें मिल जाएगा कूलाम के नियम से, कि दो बिंदु आवेशों के बीच कितना विद्युत बल कार्य करता है वो हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, वहाँ से बल मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कूलाम के नियम के साथ, कूलाम के नियम में बल में क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान आर स्क्वायर मान लो, या जब किसी क्षण पर मान लो x दूरी पर है तो x स्क्वायर। लास्ट में हमें r तक पहुंचना है, अनंत से r तक में आना है। तो अभी दिक्कत ये है कि यहाँ जब कुछ रहा होगा तो x के अलावा कुछ और मान रहा होगा। ये छोटा सा खंड हमने एक dx लिया है, छोटा अंतराल, और उस छोटे अंतराल की दूरी हम मान रहे हैं कि x है, और इससे कम पे आ जाओगे तो x से कम दूरी, इससे दूर रहोगे तो x से ज़्यादा दूरी। इसका मतलब अगर आप इसका मान बदल रहे हो तो फिर इसका भी मान बदलेगा, फिर तो बल का मान भी बदलेगा। तब हम क्या करेंगे, फिर हम औसत बल निकालेंगे। दो तरीके हैं अब हमारे पास इसके बात करने के, एक कि हम अनंत से लेकर के P बिंदु तक की दूरी को बहुत छोटे छोटे खंडों में बांट लें, और इतने छोटे खंडों में कि अभी जैसे मान लो कि इस सिरे की दूरी x होती, इस सिरे की दूरी dx होती, एक की दूरी x है और एक की x प्लस dx है, तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाते। dx बहुत छोटा सा अंतराल लेते, तो यहाँ कितना बल है ये निकाल सकते, यहाँ कितना बल है ये निकाल सकते, उसका हम औसत निकाल लेते, और उस पूरे अंतराल के दौरान वो औसत बल हम ले लेते, बाद में औसत बल गुणे विस्थापन कर लेते, तो वहाँ से हमको कार्य मिल जाता। पर सवालों में भी चूंकि हम लोगों को अवकलन या समाकलन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम तो यही कहेंगे कि अवकलन समाकलन से भागा ना जाए, कोशिश की जाए, और उसी तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग इसको समाकलन की रीत से हल करेंगे कि अगर एक छोटे से अंतराल dx में हमको पता है कि हमने कितना कार्य किया है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो फिर उसी का हम समाकलन कर देंगे अनंत से लेके इस बिंदु तक की सीमा के बीच में। तो समाकलन का मतलब एक तरह से योग है कि आपको अवकलन का मतलब है कि कोई एक फलन दूसरी राशि पर निर्भर करता है। अवकलन का मतलब है कि जैसे मान लो y कोई फलन है जो x पर निर्भर करता है, तो dy/dx क्या है, वो आपका बताता है कि इस फलन की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। और समाकलन क्या करता है, समाकलन का मतलब है सिग्मा, योग टाइप का, कि आपको एक छोटे अंतराल के लिए पता है, तो आप छोटे अंतराल के लिए परिवर्तन की दर पता है, तो आप एक रेंज के लिए कुल मान कितना रहा होगा उस राशि का ये निकाल सकते हो। यहाँ क्या था, हम परिवर्तन की दर अवकल गुणांक में निकालते हैं। समाकलन में क्या करते हैं, हमें अगर परिवर्तन की दर पता है तो पूरी राशि क्या रही होगी एक सीमा के अंतर्गत हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही करेंगे, एक छोटे से अंतराल के दौरान पहले देखेंगे कि कितना हमने कार्य किया था, और फिर उसी कार्य का विस्तार कर देंगे अपनी सीमा के दौरान, और तब देखते हैं कि W अनंत से P क्या है, फिर उसके बाद वहाँ से विभव निकाल लेंगे। तो देखते हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं कि प्रचित्र में जो स्थिति बनी हुई थी वो ये कि माना कोई Q बिंदु आवेश निर्वात में स्थित है, और इससे मतलब इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, इस बिंदु पर आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव यानी Vp की गणना करनी है। ये बिंदु आवेश Q है, निर्वात में है, इससे r दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण कितना विभव Vp जो उत्पन्न हुआ है उसकी हमें गणना करनी है। विभव की परिभाषा से हमें पता है कि Vp बराबर W अनंत से P बटे Q नॉट। ये क्या है, तो हमें यानी Vp निकालने के लिए पहले तो W अनंत से P निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में बाह्य स्रोत या कर्ता, विद्युत क्षेत्र को मत देखना, वो भी कार्य कर सकता है, और उस विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य और कर्ता द्वारा किया गया कार्य दोनों विपरीत मतलब परिमाण में तो समान होंगे पर दिशाएं उनकी विपरीत होंगी। अगर आप विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हो तो उसमें माइनस चिन्ह लगा देना, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक पर फोकस करते हैं कि हम बाह्य स्रोत या कर्ता द्वारा किए गए कार्य के तरीके से बात करते हैं।
तो इसके लिए हमें Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में बाह्य स्रोत यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य यानी W अनंत से P की गणना करनी होगी। तो ये इतना हुआ। अब आते हैं इसकी गणना पर। ये चित्र हमने अभी नहीं मिटाया था, ये इससे देखने के लिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि माना आवेश Q से, ये वही चित्र है जो पहले बना था, आपको दोबारा नहीं बनाना है। माना आवेश स्मॉल q से स्मॉल x दूरी पर एक छोटा रेखाखंड dx है। इस आवेश q से x दूरी पर एक रेखाखंड dx है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये फिलहाल इतना छोटा रेखाखंड है कि यह इसको हम एक बिंदु के तुल्य मान सकते हैं। अब इस खंड पर परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल कितना लगेगा हम वो निकाल सकते हैं। तो एक आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, बीच की दूरी x, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q0 अपान x², Q1 Q2 अपान r²। ठीक, कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। और जब हम अनंत से इस बिंदु P की ओर आ रहे हैं और ये हमारा संदर्भ बिंदु है, दूरियां हम कहाँ से नाप रहे हैं, इस बिंदु आवेश से देख रहे हैं। तो अभी उस खंड पे भले छोटा है, आप मान लीजिए इस सिरे को आप x मानते हो तो यहाँ वाला x प्लस dx हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और जब हम इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, अनंत से इधर की ओर आ रहे हैं, तो x प्लस dx हमारा पहले आ जाएगा। और ये पहली स्थिति है और अंतिम स्थिति क्या है, x है। तो जब आप विस्थापन निकालोगे तो x माइनस एक्स प्लस dx करोगे तो माइनस dx आएगा। या आप ऐसे कह लो कि चूंकि आपके गति की दिशा ये है और इस बिंदु के सापेक्ष विस्थापन की दिशा ये लेंगे, तो विपरीत होने के नाते इस रेखाखंड को हम माइनस dx लेंगे। अब बल इतना, विस्थापन इतना, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से dw बराबर माइनस एफ dx, F का मान रख दिए इतना। ये था केवल इस छोटे से रेखाखंड dx के दौरान बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य आवेश Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में। हम अनंत से लेकर के अगर उस बिंदु तक का कार्य निकालना चाहते हैं तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हम W अनंत से P कैसे निकालेंगे। तो जो छोटे से खंड के लिए हमें मिला था dW था dx खंड के दौरान। अब उस पूरे का हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे। हमारी दूरी अनंत से शुरू हुई थी, r तक आई थी, तो कुल कार्य जो W अनंत से P होगा वो होगा कि आपको जो कार्य मिला है d ओमेगा dx खंड के दौरान, उसका आप अनंत से लेके r तक समाकलन कर दो। उस छोटे से खंड का विस्तार आपको कहाँ तक करना है, अनंत से लेकर के उस बिंदु P तक जिसकी दूरी r है। अब d ओमेगा का मान हमारा इतना मालूम था, -1/4πε0 Q0 x² dx। और इसमें देखिए ये पद नियतांक है Q और Q0 नियतांक हैं। दूरी बदलने के साथ ना तो हमारा बिंदु आवेश Q बदल रहा है, ना परीक्षण आवेश Q0 बदल रहा है, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट भी नहीं बदल रहे हैं। तो ये राशियां आ जाएंगी बाहर, समाकलन के चिन्ह के बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1/x² dx। फिर इसको अगर थोड़ा सा हम बदल के लिखना चाहें तो जैसे 1/x⁻n बराबर x⁻−n ऐसे लिखते हैं ना। जैसे x⁻−n का मतलब है कि 1/x⁻n, तो ये 1/x² का मतलब x⁻−2 लिख सकते हैं। तो हमने केवल इतना कर लिया है। अब हमें समाकलन का एक सूत्र ध्यान में है कि x⁻n का dx समाकलन होता है x⁻n+1/n+1। n का मान -1 ना हो, तो फिलहाल यहाँ n का मान -1 नहीं है, -2 है, तो मान रख देंगे, वहाँ से हो जाएगा। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, n की जगह यहाँ पर -2 है तो -2 रख दिए, तो x की पावर ये बचा -1/-1, -1 को अलग कर लिए, और x⁻−1 का मतलब 1/x, तो ये -1/x, इस माइनस के साथ माइनस और इसका मतलब 1/x, दोनों मिला के -1/x। और ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे। समाकलन जो इतना हमारा था, अब इसकी जगह हम -1/x रख देंगे। तो W अनंत से P हमारा क्या हो जाएगा, -Q0/4πε0, ये था ही, और इतने की जगह हमने क्या रख दिया है, -1/x। लिमिट हमारी अनंत से r। इस माइनस चिन्ह को इस माइनस चिन्ह के साथ जब गुणा में लेंगे तो धन हो जाएगा, तो बाहर ये माइनस चिन्ह हट गया, क्योंकि 0/4πε0, अंदर बचा 1/x, लिमिट है अनंत से r। और इस तरह के जब निश्चित समाकलन करते हैं, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, पहले इसका मान रखते हैं बाद में इसका। तो किसकी जगह पर, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे थे x के लिए,
तो पहले हो जाएगा ये 1/r माइनस 1/अनंत, और अनंत से भाग देंगे एक में तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब W अनंत से P हमारा क्या हो जाएगा, Q0/4πε0 1/r, और इसका मतलब मान हो गया 0, G इसका मतलब है 1/r बचा। तो Q0/4πε0r ये हमारा W अनंत से P हुआ। और इसके पहले हम लोगों ने परिभाषा में लिखा था कि बिंदु P पर वैद्युत विभव Vp बराबर W अनंत से P बटे Q0, यानी Q0 से या Q0 से भाग दे दिए हम मान लो इस समीकरण में दोनों तरफ, तो बच्चा हमारा कितना Q/4πε0r, या उसी को हम अपने हिसाब से रीअरेंज करके लिख सकते हैं Vp बराबर 1/4πε0 और Q बटे R। यही था एक अकेले बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर उत्पन्न विभव का मान। फिर से ध्यान दिला दें कि अगर ये निर्वात में ना हो करके या वायु में ना हो करके कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रहा होता तो यहाँ ε0 के साथ के गुणा में आ जाता। तो अभी था ये तो इस सूत्र का निगमन था। दूसरा एक तरीका ये है इसमें निगमन का कि हम जो ये छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, फिर वहाँ क्या करते हैं, पहले एक सिरे की दूरी वहाँ पर कितना बल, दूसरे सिरे की दूरी वहाँ कितना बल, उन दोनों का औसत बल गुणोत्तर माध्य से निकाल लेते हैं, गुणा करके वर्गमूल, फिर औसत बल मिल गया, विस्थापन पता, कार्य निकाल लेंगे और इस तरह से सारे कार्यों का जोड़ते चले जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि केवल पहला वाला बचता है 1/r वाला, और लास्ट वाला 1/अनंत वाला, बीच के सारे पद कट जाते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हमारी समझ से समाकलन की आदत हम लोग बनाए रखें। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा शुरुआत में, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे ही किया करें। तो ठीक, ये हुआ निगमन इस सूत्र का। और इसके बाद देखते हैं हम लोग दो चीज़ें और। एक कि अगर हमारे पास एक से अधिक बिंदु आवेश हैं, उनके कारण हमें किसी स्थान पर परिणामी विभव का मान निकालना है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसी तरह का हम लोग निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मामले में और कूलाम बल के मामले में। ध्यान दीजिए वहाँ था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या, चाहे वो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत रहा हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत था, वहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें कही थी। एक तो ये कि किसी एक का अपना जो असर है वो उतना ही रहेगा, किसी और के होने या न होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब किसी आवेश के कारण जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होनी है किसी बिंदु पर उतना ही उत्पन्न होगी, दूसरे तीसरे चौथे आवेश उस परिवेश में हों या ना हों। अन्य आवेशों के तो एक बात तो ये थी कि दूसरे की उपस्थिति से प्रभाव नहीं पड़ना है, सबका अपना अपना असर रहेगा। हाँ, किसी बिंदु पर परिणामी का मान अगर और भी लोग उपस्थित हैं तो सबके असर का संयुक्त योग होगा। और चूंकि बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है तो वहाँ पर हम लोग निकालते थे तो परिणामी का मान हमारा सदिश योग हो जाता था। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बीजगणितीय योग कर देंगे। हमें केवल चिन्ह की चिंता करनी है कि अगर धनावेश है तो वो धन विभव उत्पन्न करेगा, ऋणावेश है तो ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। आप धन या ऋण चिन्ह का ध्यान रखते हुए सबके विभवों को जोड़ डालिए, जो परिणामी आएगा वही बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव का मान होगा। तो थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कई बिंदु आवेश हों तो उनके कारण किसी स्थान पर कुल कितना परिणामी विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इसमें क्या है, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव का मान सभी बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बीजगणितीय का मतलब है प्लस या माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। और इस चीज़ को अगर आप इसके पहले हम लोग जो कुछ पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में, तो वहाँ ध्यान दीजिए हम लोगों ने बीजगणितीय के बजाय कहा था सदिश योग के बराबर होता है। क्यों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर और विद्युत बल कैपिटल एफ वेक्टर सदिश राशियाँ थीं, तो वहाँ पर जो भी हमारे पास अलग अलग वजहों से बल या अलग अलग वजहों यानी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही थीं, हमें सबका सदिश योग करना था। चूँकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो हमें केवल ये देखना है कि जिस बिंदु पर आप परिणामी विद्युत विभव निकालना चाहते हो उस बिंदु पर अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण कितने विभव उत्पन्न हो रहे थे, उन विभवों का आप बीजगणितीय योग कर दीजिए तो वहाँ पर परिणामी विभव मिल जाएगा। जैसे अब इसको आप समीकरण रूप में ऐसे कह सकते हो कि उस स्थान पर परिणामी वैद्युत विभव विपरिणामी का मान V1 + V2 + V3 + ... Vn तक,
मान लो पहले आवेश के कारण Q1 के कारण V1 विभव उत्पन्न हुआ, Q2 के कारण V2 उत्पन्न हुआ, इस तरह से Qn के कारण Vn विभव उत्पन्न हुआ। तो सबका आप सीधे जोड़ डालो। अब यहाँ माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा है, हम लोग प्रश्न की स्थिति के हिसाब से देख लेंगे कि अगर Q का मान ऋणात्मक है तो उसका विभव ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से आप सीधे जोड़ डालोगे तो परिणामी विभव होगा। संक्षेप में इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा वी आई या समेसन ओवर आई फ्रॉम 1 to n, यानी आई का मान एक बार आप 1 रखोगे फिर तो V1 मिलेगा, 2 रखोगे तो V2 मिलेगा, 3 रखोगे तो V3 मिलेगा, इस तरह n लिखोगे तो Vn मिलेगा। और इन सब का V1, V2, V3, Vn का करना क्या है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़, समेसन, तो सारे पदों का जोड़, आई के अलग अलग मानों के साथ जो भी पद मिल रहे हैं सबका जोड़। तो अच्छा, एक चीज़ फिर ध्यान दिला दें, हम में से कई लोगों की आदत होती है सरल की ओर भागने की। कहीं अगर लगा कुछ की आधी चीज़ पढ़े, आधी चीज़ छोड़ गए, या कोई चीज़ हमको कठिन लगती है उसको हम इग्नोर कर गए, तो ये तरीका कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। हम लोग जैसे फिर कभी पढ़ सुनेंगे, ध्यान देंगे शुतुरमुर्ग की कहानी, तो उस तरह मत किया करिए। शुतुरमुर्ग की कहानी में अब पूरी तरह से ये बात सही है कि नहीं, लेकिन माना यह जाता है, सुन लेते हैं, 1 मिनट की बात है। माना यह जाता है कि शुतुरमुर्ग जैसे एक पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच, बड़ा होता है, तेज़ दौड़ सकता है पर उड़ नहीं सकता। शिकारी को जब उसका शिकार करना होता है तो शिकारी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर तेज़ी के साथ दौड़ाते हैं। अब एक तरफ से दौड़ेगा, फिर उसके बाद पता लगा 1-2 किलोमीटर तक बिना सोचे दौड़ता चला जा रहा है। सोचा कि अब तो शिकारी बहुत पीछे छूट गया होगा, पीछे देखा, हाँ नहीं दिख रहा है। तब तक पता लगा दूसरा शिकारी जो आगे व्यूह रचना बनाया था वो आगे कहीं दिख रहा है। अब उसको लगता है हम तो बहुत तेज़ दौड़ के आए, ये तो हमसे भी तेज़ निकला, हमसे आगे निकल गया, कब हमको ओवरटेक किया पता ही नहीं चला। फिर वो अपनी दिशा थोड़ा सा बदलता है, फिर तेज़ी से थोड़ी दूर तक दौड़ता चला जाता है बिना देखे अगल बगल या पीछे, और थोड़ी देर बाद फिर देखता है तो फिर सामने तीसरा या चौथा शिकारी कोई खड़ा है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत के बाद जब उसको लगता है कि अब हम इससे नहीं जीत पाएंगे, तब फिर वो सोचता है कि अगर हम इनको न देखें तो ये हमको नहीं देख पाएंगे। तो वो जल्दी से बालू में जगह बना करके अपना सिर उसमें गाड़ देता है। और पक्षियों की आप जानते हैं कि आंखें उनके सिर पर ही ऊपर होती हैं, चोंच के पीछे। तो तेजी के जब अपना सिर गाड़ देता है, वो सोचता है कि हम शिकारी को नहीं देख रहे हैं, तो शिकारी भी हमको नहीं देख रहा होगा। और इसके बाद क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। जिस शुतुरमुर्ग को पकड़ने के लिए शिकारी को मेहनत करनी पड़ती, उसे वो बड़े आराम से आता है और पकड़ के लेके चला जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही अपना सिर गाड़ रखा है। कि इसका मतलब ये कि हम समस्या को नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी। तो यथार्थ पे रहिए, धरातल पे रहा जाए। और हम इसलिए कहानी पे हम लोग 2 मिनट चले गए। कई बार इस तरह का ये जो प्रतीक रूप में अलग से लिखा रहता है, ये सही है कि इसका मतलब यही है जो ये होता है, लेकिन इधर हम ध्यान ही नहीं देते कि इस पर भी ध्यान देना है, दे लिया करें। तो संक्षेप में कुछ दिन बाद इसको लिखना छोड़ के केवल इतना ही लिखा करेंगे, इसको समेसन ओवर आई फ्रॉम 1 to n वी आई, या समेसन ऑफ वी आई फ्रॉम रेंजिंग आई फ्रॉम 1 to n, कि आई का मान 1 से लेकर n तक जाएंगे। तो यहाँ आई का जो भी मान लिखा है अलग अलग मान रखते जाइए, जो मान आएंगे सबका जोड़ कर लीजिएगा। फिर अब इसी को थोड़ा सा और फैला के लिखते हैं कि मान लो Q1, Q2, Q3 इस तरह Qn बिंदु आवेश हैं वो, और जिस बिंदु P पर हमको विभव का मान निकालना है उस बिंदु P से क्रमशः उनकी दूरियां R1, R2, R3, यानी Q1 वाला आवेश R1 दूरी पर स्थित है, Q2 वाला आवेश R2 दूरी पर स्थित है, Q3 वाला आवेश R3 दूरी पर स्थित है, उस बिंदु P से जहां हमें विभव निकालना है। और इसी तरह Nवां आवेश Qn Rn दूरी पर स्थित है, वो कहाँ से? उस बिंदु P से जहाँ पर हमें परिणामी विभव निकालना है। तो ये जो हमने V1, V2, V3 लिखा था, उनकी जगह हम क्या लिख लेंगे? V1 का हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बटे R1, V2 का हो जाएगा Q2 बटे R2, इसी तरह Vn का हो जाएगा Qn बटे Rn। इन सबको जोड़ डालेंगे तो परिणामी मिल जाएगा उस बिंदु पर। और उसी तरह से सिग्मा के नोटेशन में इसको हम कहें तो i का मान 1 से लेकर n तक जाते हुए 1/4πε0, और मान किनके किनके बदल रहे हैं? देखिए 1, 4, पाई और ε0 हर बार वही है, खाली Q1, Q2, Q3, Qn, R1, R2, Rn इनके मान बदल रहे हैं, यानी QI/RI। फिर ये पद पूरा नियतांक है, ये तो i के बदलने के साथ साथ बदल नहीं रहा है। तो जब नहीं बदल रहा है तो इसको आप समेसन के बाहर ले लीजिए। तो लिख सकते हैं v बराबर 1/4πε0 और सिग्मा QI/RI, i का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो अभी आज इतना ही, इसके बाद फिर कल इस पर कुछ प्रश्न लगाते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।